गुड इवनिंग गाइस, दिस इज शक्ति कुमार और आज का चैप्टर है फंडामेंटल राइट। पिछला वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ है उसमें थोड़ा जो डाटा है वो दिख नहीं रहा है, विजुअल नहीं हो पाया और साउंड का भी प्रॉपर कंप्लेन आया है। कुछ स्टूडेंट कॉल किए थे, इसलिए मुझे फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, शायद विज़न वगैरह का कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे आर्टिकल वगैरह दिख नहीं रहा है। ओके, तो मैं फिर से फंडामेंटल राइट को एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट कितने में पड़ता है? फंडामेंटल राइट है 12 to 35 आर्टिकल में पड़ता है। ठीक है, और ये भाग 3 में है। कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, पीटी एग्ज़ाम में, कि कितने भाग में पड़ता है। तो भाग 3 में पड़ता है आर्टिकल 12 to 35। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जो एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, उन आर्टिकल को मैं चिटकियों में आपको याद करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कंसंट्रेट बना के रखिए मेरे साथ। नाउ, सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है रहता है किसी भी फंडामेंटल या डीपीएसपी में, पहले में ही स्टेट का डिफिनेशन रहता है। उसी प्रकार फंडामेंटल राइट में भी 12 से 35 है और 12 में है डेफिनेशन ऑफ ए स्टेट। एक्चुअल में फ्रेंड की फंडामेंटल राइट का ओरिजिन हुआ कहाँ से? देखिए, फंडामेंटल राइट वो होता है, मान लीजिए किसी भी कंट्री में, ठीक है, डेमोक्रेसी सिस्टम बनाना है, तो वहाँ पे जो एक वहाँ के सिटीजन को ना कुछ राइट देने पड़ते हैं वहाँ के गवर्नमेंट को। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं फंडामेंटल राइट। सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ था फंडामेंटल राइट का वो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अमेरिका में पहली बार जो लिखित संविधान की कल्पना की गई थी, और जो ब्रिटेन है उसका अलिखित संविधान है। ठीक है, तो हम लोग का 30 सबसे ज़्यादा जो पोर्शन जो एडप्टेशन किया गया है ना, तो इंडियन एक्ट जो 1935 है ना, उससे एक्ट से एडप्ट किया गया है। ठीक है, बहुत सारे मतलब चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और फंडामेंटल राइट जो बाद में आके मतलब अमेंडमेंट करके नहीं लाया गया है, ये बेसिक जब कॉन्स्टिट्यूशन था ना तब से फंडामेंटल राइट इसमें एलोकेट करता है। ठीक है, और देखिए, मैं आपको आर्टिकल बाय आर्टिकल तो बताऊंगा ही, प्लस इसके पीछे ना इसका बैकग्राउंड भी बताऊंगा, ताकि आपको पीटी में ही नहीं और मेंस में भी ये वीडियो आपका काम आए। ओके, किस आर्टिकल को कहाँ पे कोट करना है मेंस में, और ऑब्जेक्टिव में कैसे यूज़ करना है, ये भी सीखेंगे हम लोग। और ये सीखेंगे कि हम लोग का जो राइट है, ठीक है, कोई भी ह्यूमन बींग है, वो पढ़ा लिखा हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, तो अपने राइट को कैसे समझेंगे कि आपको क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को क्या राइट दिए हैं, हम लोग कैसे सीखेंगे। तो आर्टिकल बाय आर्टिकल हम लोग इसी को लर्न करने अच्छी तरह से। ये आर्टिकल सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है, उन लोगों के लिए भी है जो मतलब नॉर्मल सिटीजन है, मतलब अपने राइट को जाने कि आपको क्या गवर्नमेंट राइट देती है। ठीक है, और इसको हर किसी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने फंडामेंटल राइट को ही नहीं समझ रहे हैं तो आप किस प्रकार के आप सिटीजन हुए किसी कंट्री के। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही काम का है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी है, पीटी मेंस बोथ, और और नॉर्मल लाइफ में है ही। स्पेशल उन कैंडिडेट को ज़्यादा आर्टिकल याद रखने की ज़रूरत है जो लोग बीपीएससी मेंस देने वाले हैं, पीटी एंड असिस्टेंट कमांडेंट एंड बिहार दरोगा का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले फंडामेंटल राइट में आता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट तो आर्टिकल 12 में ही स्टार्ट होता है। ठीक है, चाहे डीपीएसपी की बात करें तो उसमें भी डेफिनेशन पहले आता है। ठीक है, दूसरा में है आर्टिकल 13 में क्या है, ये है किस प्रकार से फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करना है, उसमें बताया गया है 13 में। ठीक है, तो 12 एंड 13 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा स्किप करके हम लोग चलते हैं। नाउ आर्टिकल 14 के बाद अप टू 21, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, लॉ के प्रति आप लॉ के सामने हर कोई इक्वल है। ठीक है, इसको कैसे हम लोग समझेंगे? मान लीजिए सलमान खान है, जिसके ऊपर अभी ब्लैक बक का मर्डर का केस आया था,
राजस्थान में, तो उनको भी मतलब कोर्ट जाना पड़ गया, और संजय दत्त को भी जाना पड़ गया। बहुत बड़े सेलिब्रिटी, बहुत पैसा है। तो इससे हम लोग को ये समझना चाहिए कि अमीर हो या चाहे गरीब हो, हर किसी के लिए लॉ इक्वल है। यही आर्टिकल 14 बोलता है, ठीक है। मतलब किसी का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नाउ आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस एंड कास्ट एंड सेक्स एंड प्लेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी जाति, रंग भेद, किसी भी तरीके भेदभाव का नहीं मतलब मानता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। किसी जाति के हो, कास्ट के हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। इसको हम लोग इस प्रकार के लिए रिलेट करेंगे, जैसे कि सबरीमाला केस आया था अभी कुछ दिन पहले, 1.5 साल पहले ना, द हिंदी में न्यूज आता था कि मतलब महिलाओं को एंट्री करने के लिए रोक दिया गया था। तो बहुत सारा केस चला, और क्या हुआ इसका डिसीजन आई डोंट नो। हम लोग को बस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, लीडर तो बनना नहीं है। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन जो है आता है वो आर्टिकल 15 में आता है, ठीक है। तो 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट देखें, इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 और 15। नाउ 16 में क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखिए इस चीज़ को हम लोग इस टाइप से समझते हैं, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16 के तहत सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इसको आप इस तरीके से आप समझिए कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब में आप वैकेंसी आया, ठीक है, यूपीएससी, स्टेट पीएससी या कोई भी वैकेंसी, रेलवे का वैकेंसी निकाला है। ऐसा थोड़ी है कि वैकेंसी निकाल के पर्टिकुलर जिसके पापा जॉब करते हैं उसी को जॉब प्रोवाइड कर दिया जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। जैसे शेर शाह के समय में जो काम चलता था उसमें क्या होता था, जो नाम दजगी होता था, ठीक है, जिसके पापा मतलब घोड़सवार हैं तो घोड़सवार ही बन जाता था, जो सैनिक है तो उसका बेटा भी सैनिक बन जाता था। बट अब नहीं है, आप जिसके पास क्वालिटी होगा वो एम्प्लॉयमेंट पा सकेगा और वो बढ़ सकेगा आगे, ठीक है। तो यही बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब पब्लिक का जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो सब हर किसी का है, मतलब कोई भी उसको मतलब अचीव कर सकता है। तभी एक गरीब का बेटा आईएएस बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग 3 आर्टिकल देखें, हम लोग रिवीजन भी करते चलेंगे फ्रेंड, ताकि आप भूलें ना। एक बार आप पढ़ लेंगे तो दोबारा मैं चाहूँगा ऐसा कि ऐसा पढ़ लो कि दोबारा इसको रिपीट ना करें। रिपीट करना पड़ेगा बट भूलो ना, ठीक है। तो आर्टिकल हम लोग 14 देखें, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड 15 देखें कि डिस्क्रिमिनेशन, एंड 16 देखें एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नाउ आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पीटी एग्जाम ऑफ व्यू से, मेंस में इससे बहुत ही कम चांसेस है इस पे क्वेश्चन आए, ठीक है। एब्यूलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, जैसे छुआछूत होता है, जैसे कि हम लोग को बिहार में चाहे यूपी में यहाँ बहुत ज़्यादा छुआछूत का प्रचलन है। बाकी अदर स्टेट का तो फ्रेंड मुझे पता नहीं है, ज़्यादा स्टेट तो मैं घूमा हूँ, साउथ वगैरह गया हूँ, बट वहाँ पे इस टाइप का नहीं है। एजुकेशन लेवल हाई है, और हम लोग के बिहार को तो पता ही है सबसे पिछड़ा मतलब राज्य है एजुकेशन में भी, और बहुत ही क्षेत्र में है, ठीक है। तो वहाँ पे छुआछूत का ये सब का जो ये होता है ना, तो वो उसको इलीगल माना जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी शो करता है, ओके। नाउ आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें है, तो एबोलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। एबोलिशन ऑफ टाइटल क्या होता है? जैसे पहले के ज़माने में होता था कि लाट साहब, राजा बाबू, दीवान साहब नाम रख लेते थे हर कोई उपाधि। बट अभी क्या है ना, आप इस टाइप का टाइटल लाट साहब, राजा बाबू इस टाइप का नाम नहीं रख सकते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये इलीगल है, ठीक है। और बात अलग है कि हम लोग के सोसाइटी में कोई भी राजा बाबू अपना नाम रख लेते हैं, बबुआ नाम रख लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउड नहीं है। एबोलिशन ऑफ टाइटल 18 में है, ठीक है। 19 आर्टिकल, 19 आर्टिकल में हम लोग को क्या बोलता है? ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक क्वेश्चन आया था कि प्रेस का जो बोलने का अधिकार है, प्रेस का किस आर्टिकल के तहत आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 के तहत आता है फ्रेंड, ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। और ये इसके आर्टिकल 19 के अंदर भी 6 पार्ट है, ओके। आर्टिकल 19 के अंदर भी 6 पार्ट है। इसके हम लोग आगे जो वीडियो हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड उसमें इसको ये करेंगे, ये आगे रिवाइज करेंगे। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या है? कोई भी इंसान है उसको मान लीजिए कोई ऑफेंस में चाहे कोई अरेस्ट किया गया है ना, तो कन्विंशन ऑफ ऑफेंस के तहत इसको प्रोटेक्शन दिलाता है आर्टिकल 20, ओके। आर्टिकल 20
कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। नाउ रिपीट कर लेते हैं हम लोग फ्रेंड। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, आर्टिकल 16 है एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है, आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी है, और आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रेस से रिलेटेड है, आर्टिकल 20 है कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके तहत प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। मान लीजिए कि आप कहीं भी रहते हैं तो इसके तहत क्या होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था मतलब असिस्टेंट कमांडेंट का पीटी में, कि जो मतलब ग्रीन हाउस ट्रिब्यूनल जो है ये बनाया गया है तो किस आर्टिकल के तहत? तो ये 21 आर्टिकल के तहत आता है फ्रेंड। मान लीजिए हम लोग को डीएमसी वाला इंसान है जो मच्छर भगाने के लिए मतलब दवाई वगैरह डालता है, साफ सफाई रखता है, कि मतलब जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको गंदगी फैला देना है, चाहे मतलब गंदे में रह रहे हैं, हर किसी को अपना जीवन अच्छे से जीना, साफ सुथरा लाइफ जीना है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के तहत ही आता है। जो इन्वायरमेंट वगैरह जो केस होता है, इन्वायरमेंट और पर्सनल लिबर्टी, ये इसी के तहत था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप अपना मनपसंद साथी से अगर विवाह करना चाहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो किस आर्टिकल के तहत आता है? तो ये भी आर्टिकल 21 के तहत आता है फ्रेंड, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। जो हम लोग को देखते हैं फ्रेंड, 6 एज के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन देता है, जिसको जो गवर्नमेंट का जो खिचड़ी जो मिड डे मील स्कीम है उसके साथ जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसको फ्री में एजुकेशन पाया जाता है। तो राइट टू एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत ही आता है फ्रेंड, ठीक है। नाउ आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 है कि क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, मान लीजिए आपको ना कोई अरेस्ट कर लिया, चाहे मतलब किसी ऑफेंस के तहत, तो आपको अरेस्ट के तहत 24 आवर के तहत आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ठीक है। जो आपका पुलिस जो इंचार्ज है उसके अंडर 24 आवर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और फ्रेंड आप कभी अरेस्ट हो जाते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को ये अथॉरिटी देता है कि हम लोग अपना मनपसंद वकील चॉइस कर सकें, ठीक है। तो अरेस्ट तो कभी काल होता है, पुलिस अपने तरीके से पेश आती है, बट हम लोग को अपना फंडामेंटल जान के रखना चाहिए, फंडामेंटल राइट, और घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ आर्टिकल 23 आर्टिकल 23 क्या है फ्रेंड? हाँ फ्रेंड, आर्टिकल 23 एंड 24 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आया था ऐसा ही मेंस में क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 23 किससे ये? तो प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर में क्या होता है मैडम फ्रेंड्स? इसमें ये होता है कि हम लोग गांव वगैरह में देखते थे कि डोमिनेंट कास्ट के जो लोग हैं उसमें जो लोअर कास्ट हैं उन लोग को जब फोर्स लेबर विदाउट पे लेबर उसको अपना काम करा लेते थे, हर चीज़ भी मतलब बिना पैसा दिए ज़बरदस्ती का काम करवा लेते थे, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड बीइंग फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर जो कराता है ना, कि ऐसा नहीं है कि आप बलपूर्वक किसी से काम करवा लेंगे ऐसे करके विदाउट पे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 23 के तहत आता है, ठीक है। नाउ आर्टिकल 24 देखिए, आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 को रिलेटेड है, ओके। इसमें क्या है? चिल्ड्रेन इन ए फैक्ट्री अंडर एज ऑफ 14 के जो नीचे है उसको आप फैक्ट्री में काम में बच्चों को नहीं रख सकते, आर्टिकल 24 में है, ठीक है। तो 23 क्या है? ह्यूमन फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड है, 24 है फैक्ट्री में आप अंडर 14 का जो एज के बच्चे हैं उनको आप काम पे नहीं रह सकते, ठीक है। नाउ आर्टिकल 25 टू 30 ये ना रिलीजियस से संबंधित है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है आर्टिकल 25 एंड 29 एंड 30 से, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड इसको। आर्टिकल 25 क्या है?
फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजियस, ठीक है। जो हम लोग के सरदार जी होते हैं, जो पगड़ी पहनते हैं, कंघाल लेके चलते हैं, 5K का धर्म का पालन करते हैं, मतलब बहुत ही प्यारी कम्युनिटी होती है। और यूनिटी ऑफ इंडिया जो कहा जाता है, सरदार जी को कहा जाता है, बहुत ही हंसमुख जोक बोलने वाले जो इंसान होते हैं। चाहे हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग धागा वगैरह मंगलसूत्र जो धारण करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 25 के तहत आता है फ्रेंड, ठीक है। इसे हमेशा याद करिएगा। चाहे हिंदू के गले में जो हम लोग लॉकेट वगैरह पहनते हैं, मैं फ्रेंड नहीं पहनता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा नास्तिक टाइप का इंसान हूँ, बट अपनी अपनी सोच होती है, धागा पहनना कुछ भी। नेक्स्ट है आर्टिकल 26। तो इसमें क्या होता है, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। इसमें मैनेज करना है रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड संबंधित है। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 किससे है, इसमें है टैक्स ऑफ प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस। मान लीजिए आपको, हम लोग जो चंदा उठाते हैं सरस्वती पूजा का, चाहे किसी चीज़ का चंदा वगैरह ऐसा है ना, तो आर्टिकल 27 के तहत आता है कि आप हम अपने ये के लिए बढ़ाने के लिए अपना चंदा वगैरह चाहे कलेक्ट करके ये करते हैं, तो 27, ठीक है। आर्टिकल 28 क्या है, फ्रीडम एज द अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्क्स इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ये भी रिलीजियस से संबंधित है फ्रेंड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, ठीक है। आर्टिकल 29 क्या है, इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है। माइनॉरिटी किसको बोला जाता है फ्रेंड, ठीक है। माइनॉरिटी का डेफिनेशन मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे बोला जाता है जो मुस्लिम है वो माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है। जैसे सिख है वो माइनॉरिटी में है, ईसाई हैं उन लोग माइनॉरिटी में है, ठीक है। तो देखिए अब हर स्टेट का ये अब कंडीशन नहीं रहा है, ठीक है। अब जैसे कि जम्मू कश्मीर में ले लीजिए, अब हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी में है, ठीक है। तो आप माइनॉरिटी सोच के सिर्फ आप मुस्लिम को नहीं आप मान सकते हैं, क्योंकि आप किसी किसी स्टेट में ऐसा हो गया है ना कि मुस्लिम ज़्यादा है हिंदू कम है, ठीक है। तो माइनॉरिटी ऐसा ही नहीं है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिमांड कर रही है कि जिस जिस स्टेट में अभी हिंदू माइनॉरिटी में है और उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कश्मीर जैसे स्टेट के लिए बहुत ही जरूरी है, कश्मीर तो अपना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में क्या आता है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। माइनॉरिटी के लिए एडमिनिस्ट्रेड एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की इस्टेब्लिश करने की राइट जो दिया गया है वो आर्टिकल 30 में है, ठीक है। नाउ 31, 31A, 31B, 31C, 31D, ये उतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग आते हैं आर्टिकल 32 में, ठीक है। आर्टिकल 32 में है रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड रीट। जो रीट जारी किया जाता है तो आर्टिकल 32 के तहत किया जाता है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने फ्रेंड्स संविधान का जो आत्मा कहा है ना, वो आर्टिकल 32 से है, ठीक है। 2 आर्टिकल इसमें क्या हुआ है कि स्किप कर दिया गया है, 33 और 34। मैं इन दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड। देखिए आर्टिकल 33 है फ्रेंड, ये है ना पैरामिलिट्री और पुलिस वालों के लिए है, कि जिस प्रकार जितना फंडामेंटल राइट सिटीजन को दिया जाता है, दे आर ऑल्सो सिटीजन्स बट दे हैव नॉट राइट लाइक एज ई नॉर्मल सिटीजन, ठीक है। क्योंकि वो एक मतलब सैनिक है, इसलिए उनको ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाता है जैसा कि मतलब नॉर्मल सिटीजन को दिया जाता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 33 में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में क्या आता है फ्रेंड, इसमें आता है मार्शल आर्ट, ठीक है। मार्शल आर्ट में जैसे नागालैंड हुआ, असम हुआ, जहाँ पे मतलब प्रभावित एरिया है, ठीक है, वहाँ पे अगर सेना का अधिकार हो गया ना फ्रेंड, तो उस समय ना हम लोग का ऑलरेडी जो फंडामेंटल राइट है ना उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। वही आर्टिकल आपको 33 में आता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट का जो वीडियो है लगभग ख़त्म हो गया फ्रेंड, ठीक है। नाउ आप एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ फंडामेंटल राइट, ठीक है, भाग 3 में है, 12 से 35 में है, ठीक है। पहला में डेफिनेशन है। नाउ 30 में है किस टाइप के इम्प्लीमेंट करते हैं, 40 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ,
और 15 में है डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, 16 में है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी से, 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट और कन्विक्शन एंड ऑफेंस, आर्टिकल 21 है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड आर्टिकल 21 है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन है, ठीक है। आर्टिकल 23 एंड 24 संबंधित है आपको फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। नाउ आर्टिकल 25 से 30 रिलीजियस से संबंधित है, 25 से हम लोग जो मंगलसूत्र चाहे सरदार जी लोग पगड़ी पहनते हैं वो उससे है। आर्टिकल 25 से मैनेज करना है रिलीजियस को, 27 है टैक्स से संबंधित है रिलीजियस, आर्टिकल 29 में है एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आर्टिकल 29 है कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करना है, और आर्टिकल 30 जो है एडमिनिस्ट्रेशन करना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द माइनॉरिटी। नाउ आर्टिकल 33 में जो रिट जारी करता है 5 प्रकार का रिट है, इसमें संविधान को की आत्मा कहा गया है। आर्टिकल 32 की बारी आती है, 33 की बारी आती है, तो इसमें आता है आपको पैरामिलिट्री से रिलेटेड। आर्टिकल 4 जो आता है वो आता है मार्शल आर्ट, जो नागालैंड और वगैरह में ये सब में जो लागू होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये लगभग मैं होप एंड एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप लोग को फंडामेंटल राइट बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया है। इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा फ्रेंड। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।